नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। आज हमारे साथ हैं आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर कंचना यादव। हालांकि आज उन्हें हमने बतौर आरजेडी नेता नहीं बल्कि छात्र, युवा और पिछड़े दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की आवाज के प्रतिनिधि, एक मजबूत आवाज के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया, क्योंकि कुछ ऐसी चर्चा करनी थी जो जिसके लिए सबसे मुनासिब लगा कि डॉक्टर कंचना यादव से बात की जाए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और विक्रांत जी। कंचना जी, मैं आपको पहली बार डॉक्टर साहब कह करके संबोधित कर पा रहा हूं, क्योंकि आपके डॉक्टरेट की डिग्री मिलने के बाद ये पहली बातचीत है हमारी। जी बिल्कुल। जी सबसे जी। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी, देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वीसी शांति श्री धुलीपड़ी पंडित, माफ पंडित जी, कीजिएगा हाँ। अगर नाम गलत लिया मैंने, नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। तो उनका बयान तो सुना होगा जो उन्होंने बोला है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है विक्टिमहुड खेला जाता है दलितों के जरिए और ब्लैक्स के जरिए, एक तुलना कर दी है। किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके की हाँ। लड़ाई लड़ी थी ये ब्लैक्स के खिलाफ होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए, आज जी। इसी जेएनयू की वीसी की तरफ से वो तुलना हुई। देखिए, उनका जो पूरा स्टेटमेंट था विक्रांत जी, वह यह था कि दलित और ब्लैक्स जो हैं, दलित एंड ब्लैक्स आर परमानेंट ड्रग्ड विद विक्टिमहुड। विक्टिमहुड। मतलब उनको एक, मतलब इस तरह का स्टेटमेंट देते हुए उनको जो है कि एक एक होता है ना कि हम अगर बहुत बेहया होकर बोले तो शर्म नहीं आई कि एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर होते हुए, और ऐसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होते हुए जहां से हमेशा दलितों का, पिछड़ों का, है ना, दबे कुचलों का जो आते हैं उनकी आवाज उठाई जाती है। इवन जेएनयू में ही डिप्रिवेशन पॉइंट दिया जाता है, जैसे कि जिले कैटेगराइज्ड हैं कि अगर वो कोई पिछड़ा जिला है, कोई जिला है जो डेवलप्ड है, तो जो पिछड़े जिले से आता है उनको भी डिप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते हैं अलग से। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 2 नंबर डिप्रिवेशन पॉइंट दिए जाते हैं। और लड़कियों को जो पिछड़े उस जिले से आती हैं उनको अलग से डिप्रिवेशन पॉइंट दिया जाता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो हमेशा से एक आवाज रही है और उसकी वाइस चांसलर अगर यह बोले कि ब्लैक्स एंड दलित्स आर परमानेंट विक्टिमहुड, है ना, ड्रग्ड विद विक्टिमहुड, ये बहुत शेमफुल है। एक वाइस चांसलर का ये कहना बहुत शेमफुल है। लेकिन दूसरे अगर मैं देखूं उनका, क्योंकि एक जो पूरा उनका पॉडकास्ट था मैंने देखा विक्रांत जी, उसको देखकर मुझे बहुत आश्चर्यचकित में नहीं हुई। हम्म। उसमें उन्होंने वही लैंग्वेज यूज की है जो आरएसएस यूज करती है, वही लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है जो बीजेपी यूज करती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये क्लेम करते हैं ना कि जैसे देश आजाद हुआ 2014 के बाद, देश की इकोनॉमी बढ़ी 2014 के बाद, देश में सब कुछ आया 2014 के बाद, वैसे ये भी शांति श्री जी भी जो वाइस चांसलर है जेएनयू को, वो क्लेम करती हैं कि कैंपस जो है उनके आने से पहले नक्सलाइट चलाते थे। ये क्लेम, उनका पूरा पॉडकास्ट सुनिए तो साफ झलकता है। तो कह रही कि यहाँ नक्सलाइट का अड्डा था, और जो है कि वो आई तो शांति हुआ यहाँ पर सारे, जो है कि दिन रात पुलिस और इस तरह के कैंप लगे रहते थे, वो आई तो यहाँ पर शांति हुई। और इन्होंने एक और एक मैंडेट बनाया कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ का कोई तोड़फोड़ करता है या प्रोटेस्ट में कुछ ऐसा होता है तो जेल विदाउट बेल, जेल विदाउट बेल का कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया है और बहुत प्राउडली उसमें कहती हैं ये जेल विदाउट बेल। तो ये किसमें है? यूएपीए में है। कौन लाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए, बीजेपी की सरकार लेकर आई। तो जब इनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 100% बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैच कर रही है, और ऐसे में अगर वो ये कहें कि दलित विक्टिमहुड खेलता है, ब्लैक्स विक्टिमहुड खेलते हैं, और बेस्ड ऑन उनका जो आइडियोलॉजी है आरएसएस और बीजेपी, हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ सरप्राइजिंग नहीं कही है। सरप्राइजिंग यह है कि जेएनयू की वाइस चांसलर है। सरप्राइजिंग यह है कि जेएनयू की वाइस चांसलर होकर ये कह रही हैं, लेकिन सरप्राइजिंग यह नहीं है कि आरएसएस की विचारधारा से और बीजेपी की विचारधारा से आती हैं, और आरएसएस और बीजेपी ने इनके यहाँ का वाइस चांसलर बनाया है और अपना टर्म पूरा करने वाली है। वो टर्म पूरा करके यहाँ से जाने वाली है। वो ऐसे में वो बयान देती है कि दलित विक्टिमहुड, क्या रोहित वेमुला विक्टिमहुड खेलते थे? जान चली गई उनकी सिस्टम के द्वारा। पायल तड़वी क्या विक्टिमहुड खेल रहे थे? हर आईटीज में एक ऐसे ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहां सुसाइड कर लेते हैं, नंबर कम दिया जाता है, थीसिस जमा नहीं होती है, डॉक्टरेट की उपाधि नहीं देते हैं। एम्स का, सफदरजंग का कई सारा उदाहरण है कि जो है कि वो पास ही नहीं करते हैं, लटकाए रहते हैं एमबीबीएस की डिग्री में। ये सब विक्टिमहुड खेलते हैं।
और फिर इन्होंने अपने उसमें अपने फादर का जिक्र किया है विथ रेस्पेक्ट, मतलब उनके फादर का रेस्पेक्ट है, लेकिन उनके फादर और मदर जिस तरीके से एजुकेटेड थे, उनको तमाम शाखाओं में ले जाते थे, इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलाते थे। आपके जितना प्रिविलेज नहीं है दलितों के पास। आप जितनी प्रिविलेज रही हैं कि आपके फादर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल राइटर, ऑथर्स और संगठनों में ले जाते थे, वो दलित वो प्रिविलेज उनके पास नहीं है। आप उनको विक्टिमहुड कह रही हैं, विक्टिमहुड की पॉलिटिक्स करते हैं। शेम ऑन हर, शेम ऑन हर। जेएनयू की वाइस चांसलर होते हुए और जेएनयू की मैं पूर्व पहले एलुमनाई रही हूँ, स्टूडेंट होने के नाते मैं कहूंगी शेम ऑन हर। किस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। कंचना जी, जिस तरह का स्टेटमेंट जेएनयू की वीसी की तरफ से आया है, तो ये तो उस चीज को और ज्यादा पुख्ता कर देता है, जो यूजीसी नियमावली, सख्त नियमावली क्यों होनी चाहिए, क्यों एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, क्यों इस एक चारों तरफ से उन्हें अम्ब्रेला मिलना चाहिए। ये बयान अपने आप में काफी है वो साबित करने के लिए क्यों सख्त नियमावली की जरूरत है। एग्जैक्टली ये इनका जो बयान है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि सबसे पहले इसका विरोध यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 हम्म, आया, सबसे हम्म, पहले इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध मीडिया ने किया। मीडिया में बैठे हुए एंकर ने किए। चिल्ला चिल्ला के उन्होंने एंकरिंग की, चिल्ला चिल्ला के उन्होंने डिबेट किया। और उस डिबेट में बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजती थी, क्योंकि बीजेपी इसके कॉन्सिक्वेंस जानती है, कि वो नहीं चाहती थी कि दलित, पिछड़ा और ये विरोधी उसके ऊपर जो है वो पड़े, उन लोगों को लगे कि ये बीजेपी ही करवा रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जो एंकर हैं, ये जो टीवी स्टूडियो हैं, वहां पर लोग उठक बैठक भी, सांस भी ना ले बीजेपी के कहने पर, एक ब्रेकिंग खबर नहीं चलाते हैं बीजेपी के कहने पर। और आपको लग रहा है बिना बीजेपी के इशारे उन्होंने इतनी बड़ी डिबेट करके और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ इतना जहर बोया। आप जो दूसरी साइड से अगर देखेंगे, जो लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, वो यह बात जानते हैं कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन में बहुत वीकनेस है, बहुत लूप होल है। ये लागू भी हो जाए तो ये लागू नहीं हो पाएगा एक तरीके से। बावजूद इसके आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने जो जहर बोया, उन्होंने दिखाई अपना वर्चस्व। यहाँ बात वर्चस्व की आ गई है। बात बात यह है कि अगर हमारे लिए कुछ आए, अगर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ आए, तो वो लोग बिलबिलाने लगते हैं जो ऑलरेडी जिनका वर्चस्व है, और ये कह रहे हैं कि हमें देखो विलेन बनाया जा रहा है। तो ये एक आज तक के एक मतलब कि एक पत्रकार हैं आपने सुना होगा वो क्लिप। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट लॉयर्स जब जा रहे थे लड़ने के लिए यूजीसी पे स्टे लगवाने के लिए, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता उन्हें फोन कर कर कह रहे थे कि यह पॉइंट ऐड करो, वह पॉइंट ऐड करो। मतलब एक तरीके से बीजेपी के ही लोगों ने, बीजेपी ने ही इसको रुकवाया, बीजेपी ने ही इस पर डिबेट करवाया, टीवी डिबेट करवाया, और इसके यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ जहर फैलाया। आज जब दूसरे साइड के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हो? ये जातिवादी हैं, ये विक्टिम मूवमेंट खेल रहे हैं। अरे भाई, जातिवादी कैरेक्टर तो आपने पहले दिखाया, आपने दिखाया ना उसका विरोध करके। आप उसमें संशोधन मांग सकते थे, आप उसको और रिफॉर्म मांग सकते थे, लेकिन आपने विरोध किया और खुलकर विरोध किया। और उसी के प्रति हर रिएक्शन का, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और वही रिएक्शन निकल कर आ रहा है। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात और बता दूं विक्रांत जी, दो चीजें। एक एक प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, आप हाँ, शिवसेना हाँ, है ना पार्टी के जो राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने राज्यसभा में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ बोला। हम्म, बोला अभी भी सरकार में कुछ शर्म बची है, ये लाइन ही उन्होंने यूज किया, कभी भी सरकार में कुछ शर्म बची है तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन वापस ले ले। और आपको मैं बता रही हूँ, एक और संसद मतलब सांसद ही है पी विल्सन जी। पी विल्सन जी ने इसी पे बोलना चाहा, उन्होंने समर्थन में बोलना चाहा, स्पीकर ने अलाउ ही नहीं किया। जो खिलाफ बोल रहा है उसको स्टे लगवाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उनको मतलब वो उनको बोलने दे रहे हैं, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं उनको नहीं बोलने दे रहे हैं। आप कैसे एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप अलाउ करते हो कि उसके उस पर स्टे लगवाने के समर्थन में और उसको खत्म करने के समर्थन में बोले, और एक पर्सन जो बोलना चाह रहा है उसके सपोर्ट में कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन क्यों होना चाहिए, तो स्पीकर के माध्यम से आप बोलने नहीं दे रहे हो। और दूसरा उदाहरण आपको बता रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब तक वो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी संख्या 20 थी, 30 थी, जो चाह रहे थे स्टे लगे, जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ थे, कोई आराम से प्रोटेस्ट हुआ और मीडिया ने जा जाके कवर किया। हाँ, 30 लोगों को 3000 एंगल से कवर किया मीडिया ने। और तब तक डीयू का प्रशासन वहां पर प्रोटेस्ट अलाउ किया था।
प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हो रहा था, वहां पर कोई धक्का मुक्की, कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वहां पर इसको लगवाने वाले ओबीसी एससी एसटी के छात्र जब प्रोटेस्ट करने लगे, एक फरमान जारी होता है कि 1 महीने तक डीयू कैंपस में कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। आप सोचिए ना किस तरह का, क्या ये आपको लग रहा है कि ये कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कुछ लोग जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जिनका वर्चस्व रहा है, वो करवा रहे हैं? नहीं, ये सरकार करवा रही है। मैं डंके की चोट पर कर रही हूँ कि बीजेपी करवा रही है। बीजेपी ही नहीं चाहती है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू हो, और ये डायरेक्ट नहीं विरोध कर रही है क्योंकि वो जानती है कि इसका खामियाजा उसको क्या भुगतना पड़ेगा। तो ये साफ दिखाता है कि इनका दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र मैं कहूंगी, कैसे एक्सपोज हो रहा है। कंचना जी, आप तो इन सब चीजों को बहुत झेलती होंगी, लेकिन मैं अभी मिलवाता हूँ आपको मनीष, इधर आओ। मनीष है हमारा युवा साथी है, और ये अभी पढ़ रहा है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। अभी पिछले दिनों डीयू में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, जो इन गाइडलाइंस के खिलाफ वापस लिया गया, उसके खिलाफ, ओबीसी छात्रों का और दलित पिछड़ों का। आप लोग भी शायद उस प्रोटेस्ट में गए थे, तो मैंने, मनीष हमारी तरफ से गया था कवर करने, और इसने जो एक बच्ची की बाइट ली थी और हमारे यहाँ चली खूब, उसको आज सुबह ही ये मुझसे कह रहा है कि सर बड़ा दुख हो रहा है, किस तरीके की अपशब्द, किस तरीके की गालियां एकदम खुले में लिखी जा रही हैं। तो आप लोगों को तो अभी आदत हो गई अपशब्द सुनने की, लेकिन ये नए बच्चे जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े, उनके साथ इस तरीके की बातें होना, तकलीफ तो बहुत होता है। हर कोई तो आप लोगों जैसा मजबूत नहीं हो सकता। देखिए, समस्या यह है कि अब समय ही ऐसा आ गया कि हर किसी को मजबूत होना पड़ेगा। हम्म। आपके पास कोई ऑप्शन ही लेफ्ट नहीं बचा है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन क्या है आपके पास? आप जो 3 तारीख, 2 प्रोटेस्ट हुए डीयू के सामने यूजीसी के समर्थन में, एक 3 तारीख को हुआ था और एक फिर 13 तारीख को हुआ था। जो 3 तारीख को हुआ था उसमें हम लोग भी थे, और इसमें लगभग 1000 के आसपास लोग आए हुए थे। आपके चैनल भी वहां पर कवर हाँ। करने गए हुए थे। वहां पर मैं अपनी अपना जो मेरे साथ जो हुआ, मैं उसको आपको बताती हूँ, उसका इंफॉर्मेशन भी आपको मैं दे दूंगी। हम्म। तो वहां पर यही जो यूट्यूबर्स 13 तारीख को जो हंगामा किए थे, तथाकथित पत्रकार के नाम पर जो गए हुए थे, वही सारे एक ग्रुप में आते हैं, लगभग 10-12 के ग्रुप में होते हाँ। हैं, जिसमें 4-5 लड़कियां होती हैं और 6-7 लड़के होते हैं। ये क्या करते हैं, ये घुस आते हैं एकदम, जहां मैं खड़ी रहती हूँ वहां पर, आपने ऐसा कहा सवर्णों के बारे में, आपने ब्राह्मणों के बारे में ऐसा कहा, आप क्या चाहती है ब्राह्मण इस दुनिया से खत्म हो जाए। ऐसे उन्होंने मुझे पूरी तरह से घेर लिया और अपने माइक से, होता है ना, खोद खोद कर हाँ। अटैक करना शुरू किया। उसके बाद मुझे लोगों को बुलाना पड़ा टू प्रोटेक्ट मी, है ना, कि भाई कुछ भी हम्म। हो सकता है माइक को लेकर, ये लेकर, क्योंकि ये भी हम चाह रहे थे कि, क्योंकि हजारों की संख्या में आई हुई थी, लोग आए हुए थे, प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से डीरेल नहीं करना था। तो उसके बाद हमारे साथ के जो साथी लोग थे, वो बोले कि आप चलिए अंदर, कैंपस के अंदर चलिए। फिर उसके बाद वहां से निकलकर मैं कैंपस के अंदर चली गई और वहां बैठी और प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ। हालांकि फिर भी उन्होंने वहां पर बहुत बदतमीजी की, उन्होंने जानबूझकर लोगों को उकसाया, लेकिन लोग बहुत शांतिपूर्वक, 3 तरीके का प्रोटेस्ट लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक निकाल दिया, ये जानते हुए भी ये फ्रिंज एलिमेंट है, और ये फ्रिंज एलिमेंट भेजे गए हैं, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजे गए हैं। फिर 13 तारीख होता है। 13 तारीख को पत्रकार जो नवीन है, जो एक दलित समाज से हाँ। आते हैं, वह कुछ रिकॉर्ड करते हैं, तो उनका फोन छीनने लगती है वो लड़की, कहती फोन दो, फोन दो। और उसके पहले चंद्रशेखर आजाद की रैली में ऑलरेडी ये पानी, तुम्हें भी पानी नहीं मिला भैया, पानी आपको भी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला। ये कोई पत्रकारिता है? ये किसी के जख्मों को आप कुरेद रहे हो, आप किसी की हकीकत असलियत को बता रहे हो, आप कि आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला। ये कोई पत्रकारिता? और ऐसे ऐसे लड़की के समर्थन में फिर से पूरा का पूरा गोदी मीडिया उतर आता है। हम्म। फिर लेकिन ये, एआई से जो है कि इमेजेस बना बना के प्रचार किया जाता है, देखिए एक लड़की पे कैसे सब अटैक कर रहे हैं। लेकिन विक्रांत जी, मैं आपको बताऊं, उस दिन मैं एक प्रोफेसर जो है उनसे मिलने दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी, हिंदू कॉलेज, और मैं वहां से होकर गई थी कि देखते हुए कि भाई कितनी हाँ। संख्या है। 100 से 150, मतलब 125 लोग रहे होंगे मुश्किल से, इवन यूट्यूबर्स और सबको मिलाकर। 13 तारीख को आपका भी कोई रिपोर्टर गया होगा तो पूछ जी। लीजिएगा। हाँ। लेकिन उस लड़की ने क्या झूठ बोला कि मेरे ऊपर 500 लोगों ने अटैक किया। प्रोटेस्ट में ही टोटल 100-150 थे। आप झूठ बोल रही, 500 लोगों ने आप पे अटैक किया। महा फ्रॉड, महा फेक, महा झूठ। मतलब इस तरह के लोग पूरी तरह से यूजीसी आंदोलन को, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, आप उसको डिरेल करना चाह रही हैं। आप किसी के जख्मों को कुरेद रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं बार बार। आपके झूठ बार बार निकल के आ रहे हैं, आप फ्रॉड कर रही हैं। आप कह रही हैं कि मुझे यार इतना याद नहीं रहता पत्रकारिता डिग्री कब की, इतना याद नहीं रहता आपको। याद है कि दलितों को पानी नहीं मिलता था?
आपको यह याद है कि, है ना, कि दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ क्या हुआ, लेकिन आपको यह नहीं याद है कि आपको आपकी पत्रकारिता की डिग्री जो है वो कब मिली थी, किस साल में मिली थी, इतना याद नहीं रहता है। हाउ इनोसेंट, मतलब मुझे तो इनोसेंस याद देखिए। मुझे तो याद है किसको मैंने नहीं याद 10वीं होगा? कब की, 12वीं कब की, ग्रेजुएशन कब की, पोस्ट ग्रेजुएशन कब की, आईएमसी अरे कब किया, सब एकदम। किसी भी स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमाई उसकी हाँ। डिग्री होती है, और उसको यही नहीं याद हो। और उन्होंने कहा बीए के साथ ही पत्रकारिता किया था। 2022 में आया ये कानून कि आप एक साथ दो डिग्री कर सकते हो, लेकिन दो डिग्री तभी कर सकते हो जब दोनों जो उसमें से या हाँ। एक जो है आपका रेगुलर हो और एक जो है आपका रेगुलर नहीं हो। आपने बीए, कौन सा ऐसा बीए किया जो रेगुलर नहीं है, और उस बीए के साथ आपने पत्रकारिता भी कर लिया, बीच में आपने कह रही कि आपने पत्रकारिता की इंटर्नशिप भी की। तो ये हमें देखिए, पहली बात की हमें पर्सनल नहीं होना हाँ, चाहते होना उसमें, भी नहीं। लेकिन एक लड़की को लेकर जिस तरीके से पूरा गोदी मीडिया फिर से यूनाइट होकर जो अटैक करना शुरू किया, आंदोलन को बिखेरना, डिरेल करना शुरू किया, उससे जायज की बात है कि जो दूसरा पक्ष है उसको भी तो समझ में आएगा ना कि हो क्या रहा है। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह हो गई है ना कि अगर कोई, चलिए आपको उनके आंदोलन को पसंद नहीं है, लेकिन हर एक को अपनी आवाज उठाने का तो अधिकार है। ये नया ट्रेंड हो गया कि वहां पर जाना, हंगामा करना, असहज करना, परेशान करना, और उसके बाद जो गोदी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी केवल एक तरफा खबरें चलाए। तो ये तो बड़ी बड़ी चिंता की बात हो गई है। कभी बड़ी मुश्किल में भी फंस जाएंगे आंदोलन करने वाले छात्र। फंस नहीं जाएंगे, फंसा ही बस। जा रहे हैं। बाद में हकीकत सारी निकल के आई कि कैसे एक दो लड़कियां हैं, मॉरिस पुलिस स्टेशन में हैं अंदर, और पुलिस वालों के सामने ही गुंडे घुसकर उनको जो है धमकी देते हैं। पुलिस क्या करती है, वो लोग कौन है जो आकर धमकी दिए? और एक 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 लड़की बाहर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती है। क्या उसको यह भी मालूम है कि ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर है, मनुवाद में अंतर है। मनुवाद, ब्राह्मणवाद, इस सब का मीनिंग ना पढ़ाई किए, ना लिखाई किए, ना कोई डिग्री लिए, बस आ गए। ऐसे ऐसे लोगों को पैदा कर दिया गया है। ये हकीकत जानते हैं क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि 2014 के बाद से या उसके पहले से मैं कहूंगी, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे ऐसे लोगों को पैदा किया जाता है जो दिमागी रूप से खाली हो। आपने नहीं देखा राहुल गांधी जी को वो एक वो जो है गोली मारने की धमकी देता है, बताइए। घर में घुस कर तोड़फोड़ के? और कौन है वो ओम बिरला जी का जगह जगह पर स्वागत करता है। वहां पर जिसका कहीं और किसी का एक्सेस नहीं होता, उस लड़के का वहां एक्सेस है। और उसका जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है वो लिखा है गौरक्षक। वो गौरक्षक है, वो करनी सेना से है, और ओम बिरला जी के खास है। ओम बिरला जी जो यही कहते हैं ना, बीजेपी यही कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष की महिलाओं से खतरा था, दांत काट लेते। विपक्ष की महिलाओं से इनको खतरा था संसद के अंदर, और इनके जो इतने सांसद हैं वो प्रधानमंत्री जी को कुछ होता हो जाता और सांसद देखते रह जाते। मतलब आप क्यों नहीं फोर्स को बुलाए उसी समय भाई, जिस समय आपको लगा कि विपक्ष की महिलाओं से आपको खतरा है? स्पीकर बुला सकते हैं फोर्स अंदर, स्पीकर के हाथ में पावर है, तो क्यों नहीं बुलाए? लेकिन देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को गोली मारने की धमकी वह पर्सन देता है जो ओम बिरला स्पीकर का खास हो, वह पर्सन जो हर सभा में स्पीकर ओम बिरला जी के साथ मौजूद हो, वह पर्सन जो जहां भी स्पीकर जाए और उनको फूल माला लेकर खड़ा हो, उनके नाम से पोस्टर निकालता हो, खाना खाते हो किचन में वहां भी मौजूद हो, उसको अरेस्ट करके छोड़ देंगे आप? कार्रवाई कब करेंगे उस पे कार्रवाई करिए। ऐसे लोग होता है ना जो खुले नहीं होने चाहिए, ये जब लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकी दे सकते हैं तो आम नागरिक का क्या करते होंगे ये लोग, और क्या करेंगे ये लोग? एक कंचना थ्रेट है जी। कि नहीं? हम्म। कंचना जी, कल मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जो आईआईटी फैकल्टीज को लेकर है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि ये तो आरटीआई के जरिए सामने आई जानकारियां हैं, तो बहुत ही ये चिंताजनक और सबके लिए चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल। अब देखिए, अभी जो डेटा, अभी मैंने जो है ट्विटर और सोशल मीडिया पे दो आईटी का डेटा पोस्ट किया है, और उसी पे आप देख रहे होंगे कि इतनी हाँ। सारे राइट विंग से गालियां आ रहे हैं कि ये लड़की जातिवाद कर रही है, जातिवादी दंगे में झोंकना चाह रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिनको लगता है कि जाति, अगर हकीकत बताना जातिवादी दंगा कराना है, हकीकत बताना, आप लोग दिन भर रात भर हमेशा ट्विटर पे आरक्षण को गाली देते हो, हम्म। देश का सारी प्रॉब्लम को आप आरक्षण की जड़ बता देते हो आरक्षण की वजह से। तो हकीकत देख लीजिए ना, आरक्षण लागू हुए हो गए 30 साल, चलिए आरक्षण लागू हुए, ओबीसी का, एससी का जब से संविधान लागू हुआ, देश आजाद हुआ, उसके बाद से ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कहाँ है?
तो आप रिप्रेजेंटेशन हो क्यों नहीं रहा है, बैकलॉग्स भरे क्यों नहीं जा रहे हैं, सीटें आज भी खाली क्यों हैं, और जो सीटें खाली हैं वो किसकी खाली हैं? इसके बजाय जब आपके सामने एक आंकड़ों के साथ, हकीकत के साथ तथ्य रखे जाते हैं तो आप बौखला जाते हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं गलत बोल रही हूँ, अगर मैं गलत डेटा पेश कर रही हूँ, तो निकालिए उन आईआईटी से डेटा, करिए हमारे खिलाफ एफआईआर, पूछिए अपनी सरकार से सदन में। वो डेटा गलत नहीं है, वो डेटा सरकारी डेटा है, आरटीआई से 2024 में निकाला हुआ डेटा है, 2025 और 26 आ गया। आपको बता दूं विक्रांत जी, कभी रिसेंट का भी आरटीआई का डेटा है, उस पर भी वीडियो ला रहे हैं, और उसमें आपको पता चलेगा कि 2024 और 2026 में कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ ही नहीं है। और 3 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल यह था कि देश भर के जितने आईआईटीज हैं, जितने आईएम्स हैं, उसमें कैटेगरी वाइज सीटें कितनी अलॉटेड हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। 2024 में था तो ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी। दूसरा सवाल था कि जो अलॉटेड सीटें हैं उसमें कितनी फील्ड हुई हैं, है ना। तीसरा सवाल यह था कि जो सीटें वैकेंट हैं वो सीटें किस कैटेगरी की वैकेंट हैं। और लगभग सारे आईआईटीज ने, आईआईटी इंदौर और आईआईटी पटना को छोड़ दे तो सारे आईआईटीज ने, पता है क्या शातिर तरीके से जवाब दिया है? पहला उन्होंने बोला है कि क्योंकि स्टूडेंट और प्रोफेसर्स फैकल्टीज का एक रेशियो होता है 1:10, हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम है, तो हम कैटेगरी वाइज कितने एलोकेटेड हैं आपको डेटा नहीं दे सकते। पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब उनका है वो थोड़ा क्लियर है कि हाँ इतना जनरल है, इतना ओबीसी है, इतना एससी है, इतना एसटी है। और तीसरा फिर आप सुनिए, जब पूछा गया जो सीटें वैकेंट है वो किसकी वैकेंट है, तो कुछ आईआईटीज ने तो क्लियर कर जवाब दिया, लेकिन लगभग सारे आईआईटीज ने इस पे एकदम गोलमोल की जो सीटें वैकेंट हैं उसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है। जानते हैं खेल यही होता है, यही खेल होता है। खेल यही होता है कि यहाँ पर एनएफएस करो, यहाँ पर आने ना दो, और फिर 2 साल 3 साल वैकेंट रख रख कर फिर उस सीटों को जनरल में कन्वर्ट कर दो। तो क्या ये सच्चाई अगर हम देश के सामने एक्सपोज करते हैं, हम जातिवादी हो गए? हम जातिवादी हो गए? मेरे पास तो सारे आंकड़े हैं, मैं, आप कहिएगा तो हम आपको भेज देंगे, या आप कहिएगा आईआईटीज वाइज, आईएम वाइज, कभी आप इस पे डिबेट और डिस्कशन करवाना चाहिए चाहेंगे तो मैं उस पर भी कर सकती हूँ। ये डेटा सरकारी डेटा है, आरटीआई के द्वारा निकाला हुआ डेटा है, और इस पे पूरा परसेंटेज है, संख्या है। और कौन सा आईआईटीज आज भी बताइए, प्रोफेसर कई सारे आईआईटीज में प्रोफेसर 0 हैं, ओबीसी के, एससी के, एसटी के। 100% प्रोफेसर एक ही कास्ट एंड कैटेगरी के आ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि जातिवाद हम हैं, हम जाति जो है दंगा कराना चाह रहे हैं। आप समानता की बात करते हो, आप न्याय की बात करते हो, कहां गया न्याय और समानता? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हुआ ना गलगोटिया का, क्या हुआ? आप आरक्षण की गाली देते हो, गलगोटिया में तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। वो गलगोटिया के ऊपर है, वो दे या नहीं दे, लेकिन गलगोटिया नहीं देता, कहता है। तो क्यों नहीं ऐसा आविष्कार कर दिए? क्यों चीन का रोबोट चुरा के लेकर आए? आरक्षण को गाली देते हो आप लोग, तो बनवा देते गलगोटिया से। चुरा के नहीं लाए, खरीद के लाए। नहीं, खरीद के लेकर आए, फिर उनको यहाँ पर, वहां चोरी की नहीं उन्होंने कि हमने बनाया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ना, सही। चोरी तो यहाँ की कि हमने यहाँ बनाया हमने है। बनाया। आपने आपने फिर उसके बाद अपने करेक्टर को साफ करने के लिए वहां से ठीक है निकलवा दिए, और एक लेडी पे बिना गलगोटिया के हो ही परमिशन से, वो सकता। लेडी तो एक्सप्लेन नहीं कर रही होगी, लेकिन पूरी तरह से आपने एक लेडी पे डाल दिया कि इनकी गलती की वजह से सब है। आपने अपने आप को साफ कर लिया और सरकार ने अपने आप को साफ कर लिया, अपना जो है वो पल्ला झाड़ लिया। और इसी गलगोटिया का प्रमोशन बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले, आपको बड़े बड़े एंकर मिल जाएंगे, गलगोटिया का प्रमोशन कर रहे हैं। क्या होता है इससे? जब आप सरकारी संस्थानों को, जो हमारी रीढ़ हैं, जो तब बनी जब हमारी देश लिटरेसी मामले में 11% थी, देश आजाद हुआ, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ 11% थी, ऐसे समय पे इस देश में आईआईटीज बने, आईएम्स बने, यूनिवर्सिटीज बनी, जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया, मिड डे मील आया, मिड डे मील के साथ हर जगह स्कॉलरशिप आया, स्कॉलरशिप के बाद जो है कि ड्रेसेस आए, किताबें फ्री में बांटी गई सरकारी स्कूलों में, तब हमारा देश यहाँ पहुंचा है। गलगोटिया की वजह से नहीं पहुंचा है, और ना ही गलगोटिया जैसे तमाम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां जाकर नरेंद्र जी की किताब बाल नरेंद्र का जो है लॉन्चिंग हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज की वजह से हमारे देश यहाँ नहीं पहुंची है। तो शांति श्री जी को, जो जेएनयू के वाइस चांसलर हैं, उनको ये बात समझना चाहिए, क्या जेएनयू है तो आवाज है। विक्टिमहुड कोई नहीं खेल रहा है, हकीकत बता रहा है, हकीकत हम बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कितने ओबीसी एससी एसटी के प्रोफेसर, बताइए ना, आप आंकड़े दीजिए। आना चाहिए देश। मैं विक्रांत जी आपसे पूछ रही हूँ, आज आज आपसे सवाल पूछ रही हूँ,
क्या इस देश का हकीकत सामने लाना जातिवादी है, जातिवाद सोच है? कौन इसे कहेगा? कैसे? अरे जो सच, अगर हम सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो उसे ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल यही है, और कास्ट सेंसस भी यही है। हाँ। कास्ट सेंसस इसीलिए कह रहे हैं कि सच्चाई जो है इस देश का आना चाहिए, और जब तक आप सच्चाई को स्वीकारेंगे नहीं, वहां पर इम्प्रूवमेंट का, बदलाव का, बेहतर बेहतर समाज, सोसाइटी बनाने का कोई चांस नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, बिल्कुल। तभी उसके सॉल्यूशन की तरफ बात बढ़ेगी। तभी उसके सोल्यूशन। अगर हमको बीमारी है गले में, और हम दवाई कुछ भी लेते रहें, तो कैसे कैसे ठीक होगा? हम्म। डायग्नोसिस तो यही होता है ना। तो कास्ट सेंसस हो या आईटीज वाइज आरटीआई से निकाले गए आंकड़े हो, ये सब डायग्नोसिस है। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, एंड देन तभी तो इलाज उसका होगा। तो यही है देश की हकीकत। अब आप हम आते हैं थोड़ा सा, एक अब जी। यूजीसी जो आया, हाँ। हाँ। यूजीसी में अब जब मैंने आपको आईटीज का डेटा दिया कि प्रोफेसर्स में कहीं कहीं है ही नहीं प्रोफेसर्स ओबीसी एससी एसटी के, तो हम्म। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन में जो मैंडेटरी किए हैं, एक ओबीसी एक एससी एक एसटी, जो कि फैकल्टी वहां के होंगे, कहाँ से लाएंगे आप कहाँ बताइए? चलाए? तो ये लूप होल्स तो यूजीसी में है ना। कायदे से ओबीसी एससी एसटी को इसका इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए था कि आपने क्या झोल झोल बना दिया, क्या गड़बड़ झाला आपने कर दिया, आपको और स्ट्रांग लॉ के साथ आना चाहिए था। लेकिन प्रोटेस्ट किसने किया? जिनका वर्चस्व है, जो हमेशा से जिनका वर्चस्व रहा है, उनको लगता है कि कैसे तुम हमसे सवाल कर सकते हो, हम ही ब्रिलियंट हैं, हम जन्मजात मेरिटधारी हैं। मतलब ये सौ घोषित जन्मजात मेरिटधारी लोग हैं जिनसे आप सवाल नहीं कर सकते, जिनसे आप क्या नहीं कर सकते कि ऐसा समाज में हो रहा है। अगर आप कहोगे तो आपको जेएनयू की वाइस चांसलर जैसे लोग हम्म। कहेंगे आप विक्टिम हो, आप विक्टिमहुड खेलते हो, यू आर ड्रग्ड विथ विक्टिमहुड। ये बहुत दुखी, बहुत दुखद करने वाली बात है जो वाइस चांसलर ने कहा। एक मेरा अंतिम सवाल कि यूजीसी गाइडलाइंस आने के बाद जो सबसे बड़ा एक चीज दिखाई दी कि बड़ा जो बुद्धिजीवी वर्ग जिसे माना जाता था सवर्ण जातियों में, चाहे वो मीडिया में हो या तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, जिनकी बात सब सुनते थे और ये लगता था कि अगर ये बात कहेंगे तो एक सही बात कहेगी, उनमें से भी कईयों की छवियां टूटी और कई ऐसी बातें बिल्कुल। कही गई जो शायद सामान्य तौर पर वो नहीं कहते। तो और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री तक की जाति बताई गई। यही तो भेदभाव है। आप प्रधानमंत्री बिल्कुल। के फैसले से सहमत नहीं हैं, आप उनके पक्के समर्थक हैं। आप प्रधानमंत्री के लिए वही नारे लगा रहे हैं जिनके लिए जेएनयू में आपको आपत्ति होती थी, वहां हाँ। पर कार्रवाई होती थी। यहां पर कार्रवाई भी नहीं हुई। कार्रवाई होनी चाहिए, यहां पर भी गलत है वो। लेकिन आपने प्रधानमंत्री तक की जाति बता दी। लेकिन प्रधानमंत्री जी से भी ये पूछना चाहिए कि जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं हर रोज 2-3 किलो गाली खाता हूँ, गालियों को भी तौलने का उन्होंने एक तराजू रखा हुआ है जो स्पेशल डिजाइन बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो गालियों को तौल देता होगा। तो आपको इन गालियों का नहीं दिखाई दिया, जहां पर आप हिंदू हृदय सम्राट से सीधे के सीधे तेली बना दिए गए, आपको जाति सूचक गाली दी गई, आपकी कब्र खोद दी गई। आप क्यों नहीं, आप पूरा वीडियो है, कोई यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन कोई जमीन पर बहुत हुआ नहीं था, हम्म। इसको क्रिएट किया गया था मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा। आपको वहां गालियां दी गई थी, विजुअल्स हैं, फोटोज हैं, तस्वीरें हैं, आपने क्या कार्रवाई की? आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये एक हकीकत है। और जो आप कह रहे हैं ना, मैं तो खुलकर इस पर लिखती हूँ कि कुछ लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग हैं, कुछ लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनके लिए एक टर्म जरूर सोचना चाहिए कि ये लोग ब्राह्मणवादी सेकुलर हैं। ये बोलेंगे जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ होगा। दे आर ब्राह्मणवादी सेकुलर इन नेचर। ये तब नहीं बोलेंगे जब बात ओबीसी की होगी, एससी की होगी, एसटी की होगी, ये होगी। समझे? ये ऐसे प्रोग्रेसिव लिबरल लोग जो दिन में 4-4 वीडियोस बना के जो अपलोड करते होंगे, करोड़ों लोग देखते हैं इनको, बहुत बड़े फैन, इनके फैन ग्रुप है ना, बड़े बड़े चैनल्स पे काम किए हैं। लेकिन एक भी देख लीजिए यूजीसी पर बनाया, पक्ष पे बनाया हो, विपक्ष पे बनाया हो, जब जाति की बात आती है तो सब के सब मौन बैठ जाते हैं। ये ब्राह्मणवादी सेकुलर इन नेचर है, ये बोलेंगे, लेकिन कहाँ बोलेंगे? जहां उनको बोलना होगा। ये ना तो मंडल कमीशन पे इन्होंने बोला,
ना उसके बाद जब दूसरी बार जब आरक्षण लागू हो रहा था, अर्जुन सिंह जी लागू कर रहे थे यूपीए सरकार में, तब इनके इनके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि इनको एक लाइन लेनी होती है और उनका लाइन इस साइड है, तो इस मौके पे वो चुप रह जाते हैं। और ना ही अब यूजीसी का मामला है, इस पर आप ये बोल रहे हैं, ये बोलेंगे, ये हिमंत बिश्व शर्मा पे बोलेंगे, ये सारे नफरतियों पे बोलेंगे, बोलना चाहिए, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, सब बोल रहे हैं, लेकिन कुछ और भी है जिसपे आपको बोलना चाहिए, आप वहां नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बात आपके भी वर्चस्व की है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो बड़े बड़े हैंडल्स हैं, जो चैनल्स हैं, वो पिछड़े दलितों के हैं, बहुत कम चैनल्स हैं, बहुत कम। बहुत कम चैनल है। आज भी सोशल मीडिया पे भी पिछड़े दलित आदिवासी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये लोग अपनी अपनी लाइन लेकर बोलते हैं, एक लिबरल भी रहेंगे, प्रोग्रेसिव भी रहेंगे, सेकुलर भी रहेंगे, लेकिन जहां बात कास्ट की आएगी वहां नहीं बोलेंगे। चलिए कंचना जी, बहुत अच्छी बातचीत रही और तमाम चीजें सामने आई, और सबसे अच्छी बात कि उस दिन का जो विवाद था यूनिवर्सिटी वाला, उसके बारे में भी एक विस्तार से चर्चा हुई और लोगों को सोचने समझने की एक रुख मिलेगा, और ये पता चलेगा कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि किस तरीके से आप अपने जिस विचारों को आप सहमत नहीं होते वहां पर जाकर किस तरीके से कोशिश की जाती है भड़काने की। ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंचना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।